नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मनी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कल तक हमने जो पढ़ा है वो है संख्या पद्धति। तो आपको मैंने बताई थी इससे कोई भी क्लास हो चाहिए हमें क्या होता है संख्या पद्धति सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। गणित की मूलभूत जो इकाई है वो संख्या पद्धति। तो कल हमने संख्या पद्धति के बारे में जैसे सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अंक कौन कौन से होते हैं, उसके बाद उन अंकों से कौन कौन सी संख्या बनती है। तो मैंने सबसे पहली संख्या बताई प्राकृत संख्या, उसके बाद थी पूर्ण संख्या, उसके बाद थी पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, आपको प्लस की संख्या मिलती, माइनस की संख्या मिलती और जीरो भी शामिल होते हैं। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति का दूसरा भाग है ये, और इसमें हमें जो है वो इकाई पढ़नी है भिन्न संख्या। तो कल तक हमने 3 इकाई पढ़ ली। आगे जो हमारे पास संख्या दे रखी हुआ है भिन्न संख्या। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या यदि आपको बट्टा के रूप में दे रखी है तो आप उसे भिन्न संख्या बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्न संख्या। तो भिन्न किसे कहते हैं, कोई भी संख्या जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या कौन सी संख्या होती है, भिन्न संख्या। अंश का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, हर का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या। जैसे आपने देखा होगा कल वाली संख्या में 1/2 नहीं मिल रहे थे। 1/2 कौन सी संख्या हो जाएगी, भिन्न संख्या हो जाएगी। 1/2 देख लो, 3/4 देख लो, 7/8 देख लो। कोई भी संख्या यदि आपको अंश बट्टा हर के रूप में मिलती है तो उसे हम भिन्न संख्या बोल सकते हैं। ऊपर वाली संख्या अंश, अंश याद कैसे रखो, जिसे हम आकाश बोलते हैं। आकाश का होता है ऊपर, हर का मतलब हरा, और आकाश कहां पे होता है, नीचे। तो कोई भी संख्या अंश बट्टा हर के रूप में होती है तो उसे हम बोल सकते हैं भिन्न संख्या। भिन्न का मतलब होता है बांटना। भिन्न का मतलब क्या होता है, बांटना। अब इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन कौन सी अंश है, इसमें कोई नहीं कोई संख्या, जैसे 1 है, हर में कौन संख्या दे रखी है, 2 है, अंश में कौन सी संख्या है, 3, हर में कौन सी संख्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो भिन्न में जो आप लिखो कोई भी भिन्न, आपको ये ध्यान देना है कभी भी अंश व हर है। अंश व हर में जो आप संख्या लिखोगे, अंश व हर में एक तो कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक का मतलब भी माइनस की संख्या। एक तो ऋणात्मक संख्या, एक शून्य नहीं हो सकता। अंश और हर में कोई भी आप संख्या लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपकी इच्छा है वो संख्या लिख सकते हो। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कभी भी अंश व हर में आपको माइनस की संख्या नहीं लिखनी और क्या भी नहीं लिखना, जीरो। जैसे मेरे पास ये है माइनस के, मैंने 8/, जिससे 13 लिख दिए। क्या ये भिन्न संख्या है क्या, बिल्कुल ये भिन्न संख्या नहीं। भिन्न का मतलब क्या होता है, बांटना। अब बांटने कब, जब हमारे पास ही होगा। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है भिन्न में जो आप अंश और हर लिख रहे हो कभी भी आपको कौन सी संख्या नहीं लेनी, एक तो ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी और एक क्या नहीं लेना आपको, ऊपर और नीचे जीरो भी। ऐसा भी नहीं हो सकता 0/14। इसका मतलब ये दोनों ही कौन सी संख्या नहीं है, भिन्न संख्या नहीं है। तो भिन्न संख्या की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हो, कोई भी संख्या जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सकता है वो भिन्न संख्या है। लेकिन अंश और हर में आप जो संख्या लिखोगे, यानी आपको भिन्न के रूप में लिखने के लिए एक तो संख्या चाहिए, अंश की जगह लिखने के लिए, एक हर की जगह लिखने की जो आपको संख्या चाहिए ना, वो आपको किस में से लेनी है, प्राकृत संख्या में से। अंश और हर कहां से आपको उठाना होगा, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या वैसे भी आप देख सकते हो कौन नहीं होता, जीरो नहीं होता, और कौन सी संख्या नहीं होगी, माइनस की संख्या। तो आपको ध्यान बस इतना सा रखना है, आप यदि बट्टा रूप में कोई भी संख्या लिख रहे हो उसे भिन्न संख्या बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अंश और हर में एक तो ऋणात्मक संख्या ये माइनस की संख्या नहीं हो सकती, एक और नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। अब जो भिन्न होती है, भिन्न के भी हमारे प्रकार दे रखे हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अलग अलग भिन्न होता है। और भिन्न की सबसे ज्यादा आप देखोगे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न 3 प्रकार की आप देखोगे। जो सबसे पहले मैं बात करूं भिन्न की, बात कर ले भिन्न के प्रकार। तो आप भिन्न के प्रकार देखो, सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं उचित भिन्न। इन सभी के अलग अलग भाग पढ़ लेंगे। तो उचित भिन्न हो जाएगा एक तो, चलो। अब उचित भिन्न का मतलब, उचित का मतलब सही। आपने देखा होगा जैसे कि हमें जो आसपास कोई दुकान होती है हम कहते हैं तो उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान होने का मतलब क्या है, उसमें जो आपको वस्तु दी जाती है वो उचित रेट पे दी जाती है, उस वस्तु के मूल्य आपसे ज्यादा नहीं ली जाती, वो तो उचित। उचित का मतलब क्या होता है, सही।
ठीक है। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, आपको आराम से याद हो जाए। कोई भी भिन्न आप देखोगे, ऊपर आपको छोटी संख्या मिल रही, नीचे आपको बड़ी संख्या मिल रही है, तो कौन सी भिन्न हो जाएगी, उचित। चलो कोई भी संख्या आपको ऊपर तो छोटी संख्या मिलनी चाहिए, अंश आपको छोटा मिलना चाहिए, हर आपको कैसा मिलना चाहिए, बड़ा मिलना। और भी भिन्न लिख सकते हो, तो मैंने ये लिख दी। तो ये सभी कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न। उचित भिन्न में आपको अंश छोटा मिलेगा, हर कैसा मिलेगा, बड़ा। बस इतना सा ध्यान देना है। तो आप जैसे देख सकते हो, हम अपने छोटे भाई बहन को अपने कंधे के ऊपर बैठा सकते हैं, वो उचित बात है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि यदि उनका वेट कम है तो उनका वजन हम उठा सकते हैं, हमारे से कम वजन किसी का हम उसको उठा सकते हैं। यदि किसी का हमारे से भी ज्यादा है, 1.5 गुना 3 गुना, तब आप क्या उसका वजन उठा सकते हो, बिल्कुल नहीं उठा सकते। उचित का मतलब क्या है, जब हमारे से किसी का वेट कम है तब हम उसका वेट ही उठा सकते हैं, वो उचित बात हो जाएगी। तो उसका वेट कम है हम उठा सकते हैं, उचित बात है। वैसे भिन्न के रूप में देख सकते हो, उचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है, जिसमें अंश छोटा होता है, हर क्या होता है, बड़ा। जिसमें अंश छोटा है, हर क्या होता है, बड़ा, उसे कौन सी भिन्न बोल सकते हैं, उचित भिन्न बोल सकते हैं। ये पहली भिन्न है। उसके बाद बात करते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित का मतलब जो उचित नहीं है वो अनुचित हो जाएगा, यानी इसका विलोम आपको मिलेगा, इसका अपोजिट आपको मिलेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कोई भी, जिसमें मेरे पास 18 बटा मैंने क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। तो आप देख लो, जब आपको अंश बड़ा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, छोटा। यानी एक 5 साल का बच्चा, उसके कंधे के ऊपर कोई 18 साल का व्यक्ति बैठ रहा है, क्या ये संभव बात है क्या, बिल्कुल नहीं। ये कौन सी बात हो जाएगी, अनुचित बात है। चलो हो सकता है कि 1 सेकंड के लिए आपका वजन उठा भी ले, तो वापिस आपको पता है काफी टाइम तक वो आपका वजन नहीं उठा पाएगा। तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित। अनुचित का मतलब ये गलत बात है। आपका वेट कितना है, जैसे आपका वेट ज्यादा है, आप कम वेट वाले के कंधे ऊपर बैठते हो, तो क्या हो जाएगी, अनुचित बात हो जाएगी। कोई भी भिन्न आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये लिख दिया 70/13 कर दिए, ऊपर वाले भिन्न है। अब आप देखा, इसमें तो अंश क्या था, छोटा था, क्या था, बड़ा। ये छुट्टी उचित बात है। अब कौन सी बात होगी, अनुचित बात। ऐसे हो गए 100 बटा मैंने कितने लिख दिए, 17 लिख दिए। तो अनुचित भिन्न किससे कहते हैं, यदि किसी भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर क्या होता है, छोटा होता है, तो कौन सी भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न। आपने देखा बहुत सारे प्रश्न हमें जो अनुचित भिन्न के रूप में मिलते हैं, अनुचित भिन्न के रूप में मिलते हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इनको चेंज करना, कैसे चेंज करते हो, जैसे आपके पास 18 दे रखे हैं, 18 को बांटना है, कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में बांटना है। तो आप क्या करोगे, 5 का भाग दोगे, ठीक है। ऊपर वाली संख्या को कहां लिखेंगे, अंदर, और नीचे जो संख्या दे रखी है वो कौन सी है, 5। 5 को कहां लिखा, बाहर, ठीक है। तो भाग करते हैं, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। 3 बार बचे कितने आपका शेषफल 3। तो आप देख सकते हो पूरा पूरा भाग तो कितनी बार गया, 3 बार। अब यदि आप 2 के भाग, तो या तो दशमलव का निशान लगा के आगे पॉइंट में आ जाएगा। यदि आप नहीं देना चाहो तो ऐसे बोल सकता हूं, नहीं 18 को 5 के समूह में 3 बार तो पूरा पूरा बांट दिया, लेकिन 3 शेष रह गए। यहाँ तो भागफल की जो शेषफल इसको ऊपर लिखो, अभी भी भाग किसका देना बाकी, इस 3 में 5 का। तो ये भिन्न हो गई। ये आप देख सकते हो, हमने कौन सी भिन्न को, अनुचित भिन्न को इस प्रकार से चेंज कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो ये तीसरी भिन्न हो जाएगी हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न का मतलब ऐसे कह सकते हैं, 1 सही 1/2, 3 सही 1/2, 5 सही 3/4। ये जो भी भिन्न आपको मिलती है, यानी उचित भिन्न और जो पूर्ण संख्या के रूप में कोई भी आपको संख्या मिलती है, यानी जो मिली हुई संख्या होती है, भिन्न और संख्या, आप उसे कौन सी भिन्न बोल सकते हो, मिश्र भिन्न बोल सकते हो। तो प्रत्येक मिश्र भिन्न को हम कौन सी भिन्न में चेंज कर सकते हैं, मिश्र भिन्न को हम चेंज कर सकते हैं अनुचित भिन्न में। तो मिश्र भिन्न हमें दे रखा है, जैसे कि 1 सही 1/2। तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा 1 सही 1/2 होते हैं, तो आपको चेंज करना पड़ता है सरल करने के लिए। तो मैं आपको क्या है कि प्रत्येक चीज एकदम 0 से लेके बताऊंगा, 0 से लेके बताऊंगा। उससे फायदा क्या होगा, आपको हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप परफेक्ट तरीके से सीख जाओ, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ये हमें जो दे रखे हैं 1 सही 1/2, ये कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न, यानी मिली हुई भिन्न है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सामान्य भिन्न में चेंज करते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, अनुचित भिन्न। देखना एक बार, आप ऐसे ही करते हो ना,
दो जो नीचे दे रखा है, दो को गुणा करोगे एक से तो दो एकम दो, दो में जोड़ेंगे एक तो तीन बट्टे कितने हो जाएंगे दो। तो ये हमारे पास एक नई पिन आ गई। तो मिश्र पिन से हमने कौन सी पिन बना ली, आप देख सकते हो, जब आपके पास से ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला क्या है छोटा, तो उचित बात है क्या, क्या तीन दो के कंधे ऊपर बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं, तभी बैठ सकता है जब नीचे वाला क्या हो बड़ा और ऊपर वाला क्या हो छोटा। तो ये कौन सी पिन हो जाएगी, अनुचित पिन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो अनुचित पिन को हमने किस में चेंज कर दिया, मिश्र पिन में। तो प्रत्येक अनुचित पिन मिश्र पिन में चेंज हो जाती है, मिश्र पिन किस में चेंज हो जाती है, अनुचित पिन में चेंज हो जाती है। तो भिन्न आपने देखा, भिन्न किसे कहते हैं, कोई भी संख्या यदि बट्टा के रूप में है ना, नॉर्मल सी चीज है, अंश बट्टा हर के रूप में जो संख्या है उसे हम भिन्न संख्या बोल सकते हैं। ये हमारी कौन सी, भिन्न में आप जो अंश और हर में जो संख्या लिखोगे हमेशा आपको ध्यान रखना है कहां से उठानी, प्राकृत संख्या से लेनी। ऊपर जो संख्या लिखोगे नीचे संख्या लिखोगे, कभी माइनस की नहीं होती भिन्न और शून्य नहीं होती, ऊपर भी जीरो नहीं हो सकता नीचे भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद ये भिन्न के प्रकार है, एक तो उचित भिन्न जो नॉर्मल सी है, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है तो उचित भिन्न। अनुचित भिन्न जो ऊपर वाली संख्या बड़ी नीचे वाली संख्या क्या है छोटी, और मिश्र भिन्न का मतलब ये भिन्न मिली हो जाएगी। आगे बात करते हैं, हमें जो दे रखी वो है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में ऐसा ही होता है, परिमेय संख्या हम नॉर्मल से ऐसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, परिमेय संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है, p और q जो है वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांकी संख्या होनी चाहिए। और कभी भी ये बोलता है नीचे जो दे रखा है q वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक बार वापस देख लो, आप इसको भिन्न संख्या से जोड़ सकते हो। जो परिमेय संख्या है आपने ऊपर लिखा है p, जिसे मैंने ऐसे बोल दूं p क्या हमारा अंश है और q क्या है हर है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे p बटा q बोल दो चाहे अंश बटा हर बोल दो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, p और q कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। कल मैंने आपको बताया कि पूर्णांक संख्या जो होती है हमारी, पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है, सारी माइनस की संख्या होती है, माइनस से माइनस के 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, इस प्रकार से ना। तो आप देखना माइनस की सारी संख्या होती है, इसमें जीरो भी होता है। तो कुछ जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर भिन्न संख्या और परिमेय संख्या एक ही बात है क्या, भिन्न संख्या को भी अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है और परिमेय संख्या को भी किसके रूप में लिखा जाता है, अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है। क्या भिन्न और परिमेय संख्या एक है क्या, बिल्कुल नहीं, भिन्न और परिमेय संख्या में रात दिन का अंतर है। कैसे, क्योंकि परिमेय संख्या ये से मैंने 4 3 बट्टे 4 लिखी, भिन्न है, परिमेय संख्या भी है। तो आप यदि ऐसे लिखोगे ना -3 बट्टे 7, तो ये तो भिन्न में मैंने बताया कि आपको जो संख्या अंश और हर में दे रखी वो कभी माइनस की नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती, बिल्कुल ये तो सही है। तो ये परिमेय संख्या परिभाषा ये जैसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिख दिया। इसने कहा p और q पूर्णांक होने चाहिए, क्या 3 पूर्णांक है, क्या आगे जाकर आप देखोगे 3 तो 3 पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, क्या -3 भी पूर्णांक है, क्या 7 तो 7 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब इसमें ये बोलता है कि p और q पूर्णांक में से लेना, तो पूर्णांक माइनस की भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। ऐसे आप देखोगे 0/7 लिख सकते हैं। इसने एक कंडीशन और की, इसने कहा q, और q कहां पे दे रखा है नीचे, नीचे वाला कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। आपको ध्यान हमेशा ये रखना है, परिमेय संख्या के ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं हो सकता। आपने ध्यान दिया होगा किसी भी संख्या के यदि नीचे जीरो दे रखा है इसका मतलब वो अपरिभाषित होता है, उसको हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इसका भागफल कितना आएगा। अब ये बोल रहा है, इसका मतलब आप समझो एक बार, 8 को बांटना है, कितने भागों में बांटना है, 0 भागों में। समझ नहीं पाया कि 8 को किस प्रकार से टुकड़े करें, 2 टुकड़े करते 4 टुकड़े तब तो समझ में आता है। 0 का मतलब क्या है, हमें निर्धारित नहीं हुआ कि कितने टुकड़े करने, इसका मतलब इसे बोलते हैं अनिर्धारित या अनंत बोल देते हैं। तो ध्यान आपको इतना सा देना है, भिन्न तो क्या है कि माइनस की नहीं हो सकती, ये भिन्न है क्योंकि ये माइनस की नहीं है। तो भिन्न तो आपको पता है प्लस की होती है हमेशा, और परिमेय संख्या प्लस की भी हो सकती है, 7/17 ये भी क्या है भिन्न संख्या है, ये परिमेय संख्या भी है, लेकिन ये भिन्न संख्या नहीं है।
क्यों नहीं, क्योंकि इसमें माइनस की। तो आपको समझ में आया होगा भिन्न कभी किसके नहीं होती, माइनस की। इतना सा ध्यान देना आपको। हाँ, भिन्न भी अंश बटा हर के रूप में, ये भी अंश बटा हर के रूप में, लेकिन भिन्न तो हमेशा प्लस की होती है। और परिमेय संख्या जो है प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। और इस परिमेय संख्या अलग अलग परिभाषा होती है। परिमेय संख्या ये बोलती है कभी भी जो ऊपर और नीचे जो संख्या दे रखी है, जैसे मैंने 2/6 लिख दी, इस प्रकार से संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि ऊपर और नीचे वाली संख्या की यदि आप लघुत्तम समापत्ति लेते हो तो लघुत्तम समापत्ति कितना आना चाहिए, 1, यानी किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। इसमें आप देख रहे हो 2 का भाग जा रहा है, इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग। तो सेम संख्या भाग जाने को काटेंगे, 2 का भाग तो में 1 बार और 6 में कितनी बार गया, 3 बार। तो ये हमारा जो 1/3 है वो कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या में आपको इतना ध्यान देना है, कभी भी अंश और हर में जो आप संख्या लिख रहे हो उनमें आपको समान गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग भी नहीं जाना चाहिए। एक तो ये बात हो जाएगी। एक आपको क्या ध्यान रखना है, q नॉट इक्वल टू 0, या नीचे कभी भी आप क्या नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते। ऊपर आप 0 लिख सकते हो लेकिन नीचे 0 नहीं लिख सकते। ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या का हम क्या करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं। दशमलव का मतलब पॉइंट के बाद जैसे हम भाग देते हैं ना, जैसे हमारे पास दे रखा है 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, मेरे को भाग देना है 1 में, किसका देना है, 4 का। तो 4 का बार एक बार बोलते तो भी 4 एकम 4 ज्यादा हो गया ना इससे, तो इससे कम बार बोलते, 0 बार बोल दो, ठीक है। तो 0 इसमें से माइनस कर दो, देखिए इस प्रकार से हम करते हैं, पॉइंट लगा के 0, 4 एकम 4, 4 2 8, बचे कितने, 2। अब आप भी 0 लगा सकते, 4 पंजे 20, ये आपके पास इसमें कितना आ गया, 0। हमने देखा कि 1 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा था, हमने ऐसे लिखा 0.25, यानी इसे बोलते हैं दशमलव प्रसार। है ना, आपने पॉइंट के बाद भी भाग दिया, यदि पॉइंट के बाद यदि आप भाग दे तो उसे हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में क्या होता है, या तो पॉइंट के बाद कुछ ही कदम के बाद आप देखोगे शेषफल कितना जाएगा, 0। यदि शेषफल 0 आ जाता है तब तो उसे बोलते हैं शांति दशमलव प्रसार। और कभी कभार क्या कोई हमारे पास परिमेय संख्या होती है जिसे हम देखेंगे 1/3 होगी। 1/3 होने से भाग दोगे ना आप, ऐसे आएंगे 3 3 3 3 3 3। इसका मतलब क्या है, इसमें कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। 1 में भाग दे दो 3 का, कितनी बार दो चाहिए आपको, कभी भी क्या नहीं मिलेगा, शेषफल 0 नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं अशांत, अशांति दशमलव प्रसार। इस प्रकार से परिमेय संख्या की एक और परिभाषा बना सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार हो या अशांत दशमलव प्रसार हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। बस ये परिमेय संख्या की बात है, एक तो दशमलव प्रसार शांत हो सकता है तो भी वो परिमेय संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार तो भी वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे जो हमें दे रखी है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की विलोम होती है अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं हो सकती वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप देखो जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या आप देखोगे तो अपरिमेय संख्या आपके पास कुछ ही बचेगी, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। या दूसरे शब्दों में मैंने आपको बताया जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। जिसका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं होता, अशांत भी नहीं होता, वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जिसका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती, यानी इस प्रकार से होता है। कोई भी जैसे आपने देखा है पाई एक अपरिमेय संख्या, तो पाई का मान 3.14 ऐसे आगे जाके आपको मिलेगा ना। इसमें क्या है कि अंक रिपीट नहीं हुआ, ऐसे कोई अंक लिख दे जैसे इस प्रकार से मैंने अंक लिख दिए, तो इसमें आप देखते हैं पुनरावृत्ति खंड नहीं मिलेगा और ये आगे चलता रहेगा। या कोई ऐसे हो जाए जैसे आपके पास कोई भी संख्या दे रखी है, मैं ऐसे लिख दूं 0.15, एक 0 लगा दिया, फिर 15, 2 0 लगा दिया। इसमें क्या है कि पुनरावृत्ति खंड नहीं मिल रहा, इसमें ऐसा नहीं है 15 के बाद एक 0 आ गया
कोई नियम नहीं बन रहा, 15 बाद 2 जीरो आ गए तो कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार है अनुसार अनावर्ती का हो तो उसे हम कौन सी संख्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। खास करके जो अपरिमेय संख्या हमें मिलती है वो है अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकाल। जैसे अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी है, √2 है, इसका मान निकालते हैं, इसका मान आपको मिलेगा 1.4142, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होगी, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, रूट के अंदर कौन दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, √11 दे रखे हैं। इस प्रकार की जो भी आपको संख्या मिलेगी, जैसे √17 हो गई, इस प्रकार से अनंत संख्या होती है। तो कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या 2 है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है, जिसके और गुणनखंड नहीं मिलते, जिसमें खुद का भाग, जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का जाता है, 3 में 3 का जाता है, और किसी संख्या नहीं जाता, एक का तो जाता ही जाता है सभी में। लेकिन उसके बाद आप देखोगे जिसके 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 का भाग जाए, एक उस स्वयं संख्या का भाग जाए, वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रूट या वर्गमूल निकालते हैं, तो वो कौन सी संख्या प्राप्त होती है आपको, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इस प्रकार से बता सकते हैं, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। आगे बात करते हैं जो दे रखी है वास्तविक संख्या। अभी तक हमने जो भी संख्या पढ़ी है वो कंप्लीट मिला के, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या। इन सभी संख्या को मिला देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब जो रियल में संख्या है वो कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो कंपटीशन एग्जाम में वास्तविक संख्या तक पूछा जाता है। आगे भी हम बात करते हैं, एक और संख्या आती है काल्पनिक संख्या, वो है वास्तविक ही होगी, एक काल्पनिक हो जाएगी, उन दोनों को मिला के बनते हैं कि समिश्र संख्या। वो आगे की बात हो जाती है, साइंस की बात है वो। तो ये जो वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या, एक ही अपरिमेय संख्या। ऐसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को यदि मिला दिया जाए, मिश्रित रूप बना दिया जाए, तो कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या तो मैंने बताई थी आपको। इस परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, इसमें प्राकृत संख्या आ जाती है। उसके बाद इसमें प्राकृत संख्या में कुछ कमी थी, 0 नहीं था, वो कौन सी संख्या ने पूरी कर दी, पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या भी आ जाती है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो वो है पूर्णांक संख्या, जिसमें प्लस की संख्या होती है, माइनस संख्या, वो भी इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें भिन्न संख्या, भिन्न संख्या भी किसमें आ जाती है, इसी में आ जाती है। मैंने बताया ना भिन्न संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या जिसे अंश बटा n के रूप में लिख सकते हैं। इसमें माइनस की संख्या नहीं है, जबकि परिमेय संख्या प्लस की माइनस की, ये दोनों संख्या आ जाती है। ऐसे बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा सम संख्या, में सारी संख्या के बारे में आपको विस्तार से बता दूंगा। ये है सम संख्या, इसमें आ जाती है, विषम संख्या भी इसी में आ जाती है, विषम संख्या बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, जिसमें अन्य संख्या का भी भाग जाता है। एक कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एक दूसरे क्या होती है, विलोम होती है, ठीक है। ऐसे ही बात करेंगे सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। अब परिमेय संख्या में आप देखो, मैंने जैसे बताया भिन्न के रूप में कोई भी संख्या दे रखी है और अभाज्य संख्या के रूप का निशान लगा रखा है, तो ये कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। एक बार वापस देख लो, वास्तविक संख्या आपको ध्यान होगा, कंपटीशन में जो एग्जाम पूछे जाते हैं लगभग 10th क्लास के लेवल तक के होते हैं, और 10th क्लास के लेवल तक की जो मैथ दे रखी है वो है वास्तविक संख्या। आप 10वीं क्लास में भी आप देखोगे ना, तो पहली एक्सरसाइज का नाम दे रखा है वास्तविक संख्या, यानी पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो मैथ पढ़ाई जाती है वो वास्तविक संख्या पे आधारित है। वास्तविक संख्या में लगभग कंप्लीट संख्या आ जाती है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के संयोजन, यानी प्लस करने पे जो संख्या बनती है वो संख्या कौन सी कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्या की कुछ अंश है, इसके कुछ भाग है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या,
और ये अभाज्य संख्या। इन सभी के समूह को हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपने आप में एक ही संख्याओं का एक समूह होता है, बहुत ही बड़ा समूह है, इसमें सारी सारी संख्या आ जाती है। और ये अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं हो सकते वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आगे मैं कल आपको जैसे संख्या पद्धति एक बार चलेगी, मैं अलग अलग भाग बना के आपको विस्तार से बता दूं, क्योंकि जब हमें संख्या पद्धति सही से समझ में आ जाएगी उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ये भाज्य संख्या, ये सहभाज्य संख्या, दो सहभाज्य संख्याओं का समूह है, को विभाजित करने वाला अंक कौन सा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब हमें पता ही नहीं होता सहभाज्य संख्या कौन सी है, हम किस प्रकार से उसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो नींव है वो है संख्या पद्धति। हम सबसे पहले संख्या पद्धति को स्टार्ट करेंगे, और संख्या पद्धति मैंने 2 वीडियो आपको बना के दे दी, तो आप वीडियो देखते रहें, आगे से आगे अपने दोस्तों का शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को इस प्रकार से प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।